जय हिंद। 12th क्लास, चलिए आज ख़त्म करेंगे इसको। अध्याय 14 को आज ख़त्म करेंगे। तो डीएनए आरएनए में पढ़ लिया था न्यूक्लिक अम्ल। वहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन और है, कहते हैं डीएनए अंगुली छापन क्या होता है। डीएनए अंगुली छापन या उंगली छापन, छापन क्या है। डीएनए अंगुली छापन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पूछ लिया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, चलिए सुनिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है। प्रत्येक जीव जो होता है उसके अंगुली छाप, उंगलियों के निशान अद्वितीय होते हैं। मतलब उसके जैसे किसी दूसरे के अंगुली के निशान नहीं हो सकते। जैसे मेरे अंगुलियों के निशान और आपके अंगुलियों के निशान या मेरी पीढ़ियों के अंगुलियों के निशान, मेरे अंगुलियों के निशान सिर्फ मेरे ही होंगे, किसी और के नहीं होंगे। आपसे नहीं मिल सकते हैं, मेरे पापा से नहीं मिल सकते हैं, मेरे बच्चों से नहीं मिल सकते हैं, किसी और से मेरे अंगुलियों के निशान ये नहीं मिल सकते हैं। क्यों होता है ऐसा, और उपयोग क्या किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है इसकी किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए। किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए डीएनए अंगुली छापन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए सुनिए। तो इसमें ऐसी चीज है क्या जो इसका उपयोग व्यक्ति की पहचान के लिए किया जाता है। हमें पता है डीएनए के अंदर नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन के क्षार पाए जाते हैं। एटीजीसी, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। एटीजीसी, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। एटीजीसी, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एटी के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है, और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो आराम से टूट जाते हैं। चलिए सुनिए, तो डीएनए अंगुली छापन होता क्या है। तो प्रत्येक जीव के उंगली छाप यानी उंगलियों के निशान अद्वितीय होते हैं। इन्हें किसी जीव की पहचान के लिए उपयोग में, किसी मनुष्य की या जीव की पहचान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, और ये उंगलियों के निशान होते क्या है। ये उंगलियों के निशान उंगली के शीर्ष पर स्थित रहते हैं। कहाँ स्थित रहते हैं, शीर्ष पर, मतलब ऊपर ही, उंगलियों के ऊपर। उंगलियों के ऊपर ध्यान से देखिए, ये देखिए बने हुए टेढ़े मेढ़े उंगलियों के निशान ही हैं। अंदर नहीं होते हैं, अंदर नहीं है उंगलियों के, कहाँ है, ऊपर हैं। ठीक है, अगर स्याही में डुबोए अपने हाथ को लगाएं तो अलग ही दिख जाते हैं, वो निशान पेपर पर आ जाते हैं। तो डीएनए अंगुली छापन जो हैं, इसके बारे में सुनिए एक बार फिर से। तो डीएनए अंगुली छापन होता क्या है, क्वेश्चन पूछ देंगे। डीएनए अंगुली छापन क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। चलिए सुनिए, तो प्रत्येक जीव के अंगुली छाप अद्वितीय होते हैं जो किसी जीव के उंगलियों के शीर्ष पर स्थित होते हैं। जो उंगलियों के शीर्ष पर स्थित होते हैं, इन्हें किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्यों, क्योंकि डीएनए के अंदर उसके क्षार, डीएनए के अंदर उसके क्षार एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, यानी उनका अनुक्रम निश्चित होता है। और क्षार कौन कौन से हैं, ये एटीजीसी, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये क्षार पाए जाते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं अपन। तो इनका क्रम निश्चित होता है। इनके डीएनए के क्षारों के अनुक्रम का निर्धारण करना ही डीएनए अंगुली छापन कहलाता है। ठीक है, और इन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी मैं चाहूं अपने अंगुलियों के निशान बदल दूं तो बदल नहीं सकते, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। चलिए आंसर सुन लीजिए, डीएनए अंगुली छापन लिखेंगे क्या। तो प्रत्येक जीव के अंगुली छाप अद्वितीय होते हैं जो उंगली के शीर्ष पर स्थित होते हैं, और इनका उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए किया जाता है। डीएनए में उसके क्षारकों का अनुक्रम निर्धारित रहता है या निश्चित रहता है, जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अतः डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम निर्धारण करना ही डीएनए अंगुली छापन कहलाता है। फुल स्टॉप। तो ये हो गया क्या, डीएनए अंगुली छापन। डीएनए अंगुली छापन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अपन हार्मोन की, कि हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, चलिए सुनिए। तो हार्मोन ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो किसी भी जीव की, सजीव की, मतलब जिनमें जीवन पाया जाता है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे वो जानवर हो, कोई भी हो, उनके अंदर उनके विकास को नियंत्रित करते हैं, उनकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, उनकी प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और ये किसी कोई भी है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हैं, ये उसके अंदर ही बनते हैं। हार्मोन्स
अनेक प्रकार की ग्रंथियां होती हैं शरीर के अंदर, उन ग्रंथियों के द्वारा ही अनेक प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं और ये हार्मोन उस व्यक्ति के, जानवर के या पौधे की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, प्रजनन के लिए उत्तरदायी होते हैं या उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। और इनके बारे में एक विशेष चीज ये है, ये जहां पर उत्पन्न होते हैं, ये जहां पर उत्पन्न होंगे मतलब जिस जगह से उत्पन्न हुए हैं वहां काम नहीं करते हैं, वहां से हटके किसी दूसरी जगह पर जाकर काम करते हैं। इसीलिए इन्हें रासायनिक दूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक दूत। अपनी जगह पर काम नहीं करते, जहां उत्पन्न होते वहां नहीं काम करते हैं, अपनी जगह से हटकर काम करेंगे। अभी देखेंगे अपन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, वो देखेंगे। ठीक है, चलिए सुनिए। तो हार्मोन्स की परिभाषा किस तरीके से दे सकते हैं? हार्मोन बेजैव अणु हैं जो सजीवों के, हार्मोन्स बेजैव अणु हैं जो सजीवों के वृद्धि, विकास तथा प्रजनन का नियंत्रण करते हैं और यह अपनी उत्पत्ति स्थल से, अपनी उत्पत्ति स्थल से किसी दूसरी जगह पर जाकर कार्य करते हैं। इसीलिए इन्हें रासायनिक दूत कहा जाता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो ये परिभाषा हो गई किसकी? हार्मोन्स की। चलिए सुन लीजिए। हार्मोन्स बेजैव अणु होते हैं, हार्मोन्स बेजैव अणु होते हैं जो सजीवों के विकास, वृद्धि तथा प्रजनन को नियंत्रित करते हैं और ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और ये अपनी उत्पत्ति स्थल से दूर किसी अन्य जगह पर जाकर अपने कार्यों को संपादित करते हैं या निष्पादित करते हैं या संपन्न कराते हैं। इसीलिए इन्हें रासायनिक दूत भी कहा जाता है। तो ये हो गई परिभाषा हार्मोन्स की। ठीक है, अब कुछ हमारे पास हार्मोन है, ये टेबल है हमारे पास। क्रमांक, हार्मोन, स्त्रोत, कार्य। क्रमांक, हार्मोन, स्त्रोत और कार्य। चलिए देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे कुछ हार्मोन। देख लिए, पहला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, पहला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। स्त्रोत है वृषण, स्त्रोत है इनका वृषण, यानी वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर ये बनते हैं। ठीक है, लड़कों में या मेल में पाए जाते हैं वृषण। वृषण के अंदर कौन बनते हैं? टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, जिनका काम करना, जिनका कार्य है पुरुष जननांगों के कार्यों को नियंत्रित करना। पुरुष जननांगों के कार्यों को नियंत्रित करने का काम टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन करता है। ठीक है, और ये किसी भी लड़के के अंदर 14 से 15 आयु की उम्र तक बन जाते हैं। जब ये बनने लगते हैं तो उसमें कुछ द्वितीयक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि लड़के की आवाज़ भारी हो जाएगी, दाढ़ी मूछ वगैरह निकलने लगेगी। वो किसके कारण होती है? टेस्टोस्टेरोन के कारण होती है। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये लड़कों में यानी उनके मेल के अंदर वृषण में बनते हैं। कार्य है इनका पुरुष जननांगों के कार्यों को नियंत्रित करना। और जब ये बनने लगते हैं 14 से 15 आयु के आसपास, किसी किसी में जल्दी बन जाते हैं, किसी किसी में लेट में बनते हैं, तो उसके कारण क्या होता है? औसत आयु है 14 से 15 साल और तो द्वितीयक परिवर्तन होने लगते हैं, यानी लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, दाढ़ी मूछ वगैरह निकलने लगती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन, दूसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन। ये फीमेल के अंदर बनते हैं, ये फीमेल के अंदर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं, ओवरी के अंदर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? ओवरी के अंदर, अंडाशय। तो हार्मोन्स, दूसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन, फीमेल में बनते हैं, अंडाशय में बनते हैं। कार्य है इनका स्त्री जननांगों के कार्यों को नियंत्रित करना, स्त्री जननांगों के कार्यों को नियंत्रित करना। जब ये बनने लगते हैं किसी फीमेल के अंदर, आयु लगभग होती है 12 से लेकर 14 तक एवरेज आयु होती है। तो इतनी उम्र में ये एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स जो हैं बनने लगते हैं फीमेल के अंदर और अंडाशय में बनते हैं। स्त्री जननांग कार्यों को नियंत्रित करने का काम ये करते हैं। अब जब ये बनते हैं तो महिलाओं के अंदर भी द्वितीयक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, मासिक चक्र वगैरह शुरू हो जाता है उनके अंदर, अंडाशय का अंड का एक का निर्माण होता है उनके अंदर। ठीक है, तो ये था एस्ट्रोजन। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। तीसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। ये बनता है कार्पस ल्यूटियम में, कार्पस ल्यूटियम।
महिलाओं की ओवरी में, महिलाओं की ओवरी के अंदर, बच्चादानी के अंदर ये बनता है प्रोजेस्टेरॉन, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम स्रोत है, कार्पस ल्यूटियम। एक कोशिका होती है ओवरी के अंदर, उस कोशिका को कहा गया है कार्पस ल्यूटियम। कोशिका से बनता है प्रोजेस्टेरॉन और कार्य होता है गर्भावस्था के विकास को नियंत्रित करना। गर्भावस्था के विकास को नियंत्रित करने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अगला चौथा है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन थायराइड नामक ग्रंथि में बनता है, ये हमारे गले में पाई जाती है थायराइड नामक ग्रंथि। ऑक्सीकारक मेटाबॉलिज्म के वेग को नियंत्रित करना और सामान्य विकास को नियंत्रित करने का काम करता है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, कम हो जाता है तब भी दिक्कत, बढ़ जाता है तब भी दिक्कत हो जाती है। कम हो जाएगा तो आलस आने लगेगा, शरीर का मोटापा बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर इसकी मात्रा, थायरॉक्सिन की मात्रा कम होगी तो आलस से आएगा, मोटापा वगैरह बढ़ जाएगा। और थायरॉक्सिन की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई तब भी दिक्कत हमारे शरीर के अंदर हो जाती है। तो थायरॉक्सिन बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, और गला सूज जाता है उसमें थायराइड में। अगला पांचवा, इंसुलिन अग्नाशय में बनता है। इंसुलिन कहाँ बनता है? अग्नाशय में। हमारे ये भोजन खाते हैं, नली के द्वारा जाता है सबसे पहले आमाशय में। कहाँ पाया जाता है? आमाशय। आमाशय के नीचे ही अंदर थोड़ी सी घुसी हुई आमाशय और नीचे आंत होती है, उनके बीच में पाया जाता है अग्नाशय। अग्नाशय, तो अग्नाशय में, पेनक्रियाज में, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज के अंदर बनता है इंसुलिन और काम होता है रक्त ग्लूकोज व एमिनो अम्ल की मात्रा को कम करना। जब कभी भी हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, एमिनो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी मात्रा को कम करने का काम करता है इंसुलिन नामक हार्मोन। छठा, अब ग्लाइकोजन, ये भी कहाँ बनता है? अग्नाशय में, पेनक्रियाज के अंदर ही बनता है। ये रक्त ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, जब मात्रा ज़्यादा कम हो जाएगी तो बढ़ा देगा ये। ठीक है। सातवां, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन बनता है आमाशय के अंदर। ये जठर रस के स्त्रावण को नियंत्रित करता है। जठर रस के स्त्राव को नियंत्रित करता है, मतलब कितनी मात्रा में जठर रस बनना चाहिए। जठर रस बनता कहाँ है? जठर रस बनता है जठर ग्रंथि में। कहाँ बनता है? जठर ग्रंथि में बनता है। तो उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का काम गैस्ट्रिन नामक हार्मोन करता है और जठर रस के द्वारा प्रोटीन का पाचन हो जाता है। बहुत सारी चीजें, प्रोटीन बहुत कठिनाई से पचती है हमारे अंदर, शरीर के अंदर, तो उसको पाचन करने का काम कौन करता है? जठर रस। ठीक है, और गैस्ट्रिन हार्मोन के द्वारा इसकी मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। तो ये थे हार्मोन। हार्मोन जो होते हैं ये हमारे मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के निचले वाले भाग में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का काम होता है हार्मोन्स का स्त्राव करना, यानी हार्मोन्स को निकालना, कितनी मात्रा में निकालना है उसका नियंत्रित करने का काम करती है पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि के अंदर आंतरिक भाग में एक छोटी सी संरचना पाई जाती है, लोप। पीयूष ग्रंथि के अंदर लोप पाया जाता है, वो ही काम, उसका काम होता है हार्मोन्स को कितनी मात्रा में निकालना है, यानी हार्मोन को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? वो पीयूष ग्रंथि के अंदर लोप नामक भाग करता है उसका। ठीक है, तो ये थे हार्मोन्स, ये थे हार्मोन्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हार्मोन्स के बाद देखते हैं अब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं। हार्मोन्स के बाद कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, चलिए सुनिए क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, या वे पदार्थ जो जल अपघटन के पश्चात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्रदान करते हैं वे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। परिभाषा बनी, वे पदार्थ जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं अथवा वे पदार्थ जो जल अपघटन के पश्चात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इनमें कौन कौन पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। इनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वही अनुपात होता है जो जल में होता है, इसीलिए इनका सूत्र
CxH2OY होता है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CxH2OY होता है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहले है मोनोसैकेराइड। चलिए सुनिए, मोनोसैकेराइड ये सबसे सरल यानी सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये सबसे सरल यानी सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें जल अपघटन के द्वारा और छोटे कार्बोहाइड्रेट में बांटा नहीं जा सकता है। इन्हें और भी छोटे कार्बोहाइड्रेट में बांटा नहीं जा सकता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है, जहां n का मान 1 से लेकर 10 तक होता है। n का मान 1 से लेकर 10 तक होता है। ये स्वाद में मीठे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है, ये हो गए कौन? मोनोसैकेराइड। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज है। ग्लूकोज के बाद एल्डोज आता है, कीटोज आता है। ग्लूकोज हो गया, एल्डोज हो गया, कीटोज हो गया। एल्डोज, कीटोज, तो ये कौन से सैकेराइड थे? मोनोसैकेराइड। सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें जल अपघटन के द्वारा और भी सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सामान्य सूत्र ये रहा। दूसरा हमारे पास डायसैकेराइड। डायसैकेराइड नाम से ही पता चल रहा है, डायसैकेराइड। अगर इनका जल अपघटन करेंगे तो ये मोनोसैकेराइड के 2 एक समान या असमान अणु प्रदान करते हैं। बे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के पश्चात मोनोसैकेराइड के 2 एक समान या असमान अणु प्रदान करते हैं, डायसैकेराइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डायसैकेराइड कहलाते हैं। और इनका सामान्य सूत्र C12H11O11 होता है। इनका सामान्य सूत्र C12H11O11 होता है। एग्जाम्पल के लिए माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, तो ये हो गए डायसैकेराइड। तीसरा, अब बढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड। तीसरा प्रकार पॉलीसैकेराइड। बे कार्बोहाइड्रेट, पॉली मतलब बहुत सारे छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने हुए हैं। मोनोसैकेराइड के बहुत से अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो बे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के पश्चात मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु n अणु प्रदान करते हैं। मोनोसैकेराइड के n अणु यानी बहुत सारे अणु प्रदान कर देते हैं, वो कहलाते हैं पॉलीसैकेराइड। वो क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। और इनका सूत्र होता है CnH10O5 का होल n। इनका सूत्र होता है CnH10O5 का होल n। एग्जाम्पल है स्टार्च, सेल्यूलोज, गोंद। स्टार्च, सेल्यूलोज, गोंद। रुको, स्टार्च, सेल्यूलोज और गोंद इनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये हो गए कार्बोहाइड्रेट और उनके प्रकार। अब देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य को, कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य कोशिका की संरचना करना होता है। किसी कोशिका की संरचना करने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। तो पहला कार्य हो गया कि यह कोशिका संरचना का प्रमुख घटक होता है। कोशिका संरचना का प्रमुख घटक होता है। पहला कार्य हो गया कोशिका संरचना का प्रमुख घटक होता है। दूसरा कार्य सुन लीजिए, ये जैव ईंधन की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह? जैव ईंधन की तरह कार्य करते हैं। यानी जीवधारियों को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो कार्य करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा के बाद दूसरा हो गया। तीसरा अभी पढ़ा अपन ने सेल्यूलोज। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये घास पेड़ पौधों में पाया जाता है। और ऐसे जानवर जो घास और पेड़ पौधे खाते हैं वो उनमें कौन पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है, जिससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो सेल्यूलोज घास और पेड़ पौधों में पाया जाता है। जो घास चरने वाले
जानवरों को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हो गए कार्बोहाइड्रेट के कार्य। आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कार्य के बाद कार्बोहाइड्रेट खत्म। ठीक है, अब देख लेते हैं एंजाइम कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम सुन लीजिए, एंजाइम जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो विभिन्न जैविक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही पढ़ चुके हैं। ये एंजाइम एक जटिल कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है जो विभिन्न जैविक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मनुष्य की लार में टाइलिन नामक एंजाइम उत्प्रेरक पाया जाता है जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वो है ताप, दूसरा कारक पीएच मान, तीसरा कारक उत्पाद की सांद्रता। ये हो गए प्रभावित करने वाले कारक। अब कार्य क्या है एंजाइम के? कार्य है कार्बोहाइड्रेट के किण्वन द्वारा बियर बिस्की के निर्माण करने के लिए। दूसरा कार्य है इनका इस मक्का के स्टार्च से शरबत का निर्माण करने में। तीसरा कार्य है इनका पनीर बनाने में। किसका बनाने में? पनीर बनाने में। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया खत्म। जल्दी जल्दी कर दिया क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था। तो ये चैप्टर हो गया खत्म। आप लोग पढ़िए अच्छी तरीके से। चलिए यहीं पर खत्म करते हैं इसको। जय हिंद।